हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 23, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 221 से लेकर के 230 तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी भी चल रहा है और साथ साथ साइंस का तो चल ही रहा है। तो 221 नंबर क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है या क्या चीज़ प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड यानी रक्त। अब ये क्या चीज़ है, तो यह जीनी व्यतिक्रम यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है जिस कारण से आपका जो ब्लड है वो रेड रहता है, आपको पता है। इससे रोगी के शरीर में अत्यधिक एनीमिया, एनीमिया मतलब होता है खून की कमी, ठीक है। ये कोई मतलब ये मत समझिएगा कोई वर्स्ट बीमारी है, खून की कमी को ही एनीमिया बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है अल रक्त अल्पता, ठीक है। तो इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक एनीमिया उत्पन्न हो जाने से रुधिर यानी खून की आवश्यकता होती है। इससे रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी जो आप आरबीसी पढ़ते हैं, रेड ब्लड सेल्स का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है जिससे कि एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं थैलेसीमिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि थैलेसीमिया किसको प्रभावित करता है, तो आंसर हो जाएगा ब्लड को। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए लिख देता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप एबल हो कि कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर पाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 222, कौन सा पौधा का बीज मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों को रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। आंसर हो जाएगा मेथी के बीज। तो मेथी का बीज एक्चुअल में ये ब्लड शुगर को कम करता है, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है कि आप में खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। उसी को समान बनाए रखने के लिए बहुत सारे घरों में मेथी का यूज़ होता है। तो मेथी का यूज़ या फिर कड़ी पत्ता का यूज़ आप कर सकते हैं डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में। यह पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और ये कुछ कैंसर से भी बचाव करता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। यह है मेथी का बीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, पीलिया रोग से कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा लीवर यानी यकृत। पीलिया बोलते हैं जॉन्डिस को, जॉन्डिस तो जरूर आप सब नाम सुने होंगे। पीलिया जॉन्डिस एक रोग है जिससे यकृत प्रभावित होता है। पीलिया रोग में यकृत कोशिकाएं खून से बिलीरुबिन, इसको आप याद रखेंगे, बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है। अतः पीला बिलीरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है तथा इसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। यानी इस बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन जो है ये खून में ही रह जाता है और खून चूंकि पूरे शरीर में ही दौड़ता है तो आपका शरीर कैसा पड़ जाता है, तो पीले रंग का हो जाता है। लेकिन जॉन्डिस संक्रामक रोग नहीं है, ये एक दूसरे से फैलता नहीं है, ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे आप सब। तो पीलिया रोग यानी जॉन्डिस से यकृत यानी लीवर, जो कि आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, वही प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, मुर्गियों में रिकेट्रस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऐसा नहीं कि मुर्गियों में ही सिर्फ होगा, मनुष्य में भी हो सकता है। तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, इसके विषय में जान लेते हैं। पहले देखते हैं कि विटामिन डी सभी प्राणियों की हड्डियों के लिए उपयोगी है, जिसकी कमी से रिकेट्रस रोग होता है। यह रोग मुर्गियों में ही नहीं मनुष्य में भी होता है, जैसा कि मैं बता चुका आपको। विटामिन डी प्रायः दूध, अंडे तथा सूरज की किरणों से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप दिन भर धूप में ही खड़े रहेंगे आपको विटामिन डी प्राप्त होगा, क्योंकि विटामिन डी जो है बी और सी के तरह नहीं है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि डी वसा में घुलनशील विटामिन है। यानी अगर बहुत दिन भर अगर आप धूप में रहेंगे तो आपको लू का शिकार हो जाएगा, लेकिन आप सुबह सुबह अपने शरीर में धूप लगा सकते हैं, उससे विटामिन डी की मात्रा बनी रहती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल है। इस विटामिन की कमी से रिकेट्रस तो होता है, ये एक और बीमारी होता है ऑस्टियोमेलाइसिस, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225, मेड काऊ रोग किसके कारण होता है। आंसर हो जाएगा प्रायॉन्स। मेड काऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। ये प्रायॉन्स क्या होता है, तो ये एक प्रोटीन है, इस कारण से ही जो है मवेशी के मस्तिष्क में मेड काऊ रोग होता है, जैसा कि मैं नीचे लिख चुका हूँ, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि मेड काऊ रोग का संबंध जो है वो मवेशी के से है और मवेशी के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, बस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 226, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है,
वहाँ के लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी से। अब बेरी क्या है? तो बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला है, जो मुख्यतः आहार में थाइमीन होता है, विटामिन B1 को बोलते हैं थाइमीन। तो थाइमीन यानी विटामिन B1 की कमी से होता है। पॉलिश किए गए चावल में थाइमीन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने वाले व्यक्ति को बेरी रोग होने की संभावना ज़्यादा है। तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन B1। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है 227। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी अर्थराइटिस किसके जवाब के कारण होता है? आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। तो गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जवाब से होता है। जब कभी गुर्दे में मूत्र कम यानी यूरिन कम अथवा यूरिन अधिक बनने से समान स्तर भंग होती है, तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है, जिस कारण से गठिया रोग होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस आप याद रखेंगे कि गठिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 228 नंबर, क्वेश्चन नंबर 228। सिलिकोसिस एक बीमारी है जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर फेफड़े संबंधी बीमारी। सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाती है, जिससे सिलिकस यानी सिलिकोसिस बीमारी होती है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से सिलिकोसिस बीमारी होती है। तो ये एक तरीका का डस्ट बीमारी है, जो कि मुख्य रूप से प्रदूषण से होता है। फेफड़े को एक और बीमारी ग्रसित करती है, जैसे सिगरेट का धुआं। सिगरेट का धुआं आपके शरीर में जाता है तो उससे बेंजीन नामक तत्व रिलीज होता है, जो कि आपके लीवर को पीलापन करता है, जिससे में आप में कैंसर होने की प्रतिशतता बढ़ जाती है। तो वो बेंजीन के कारण होता है और सिलिका डस्ट के कारण होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। जब भी आप बाहर जाते हैं, धूलकण में जाते हैं, तो मास्क का उपयोग किया कीजिए। कोई भी नॉर्मल मास्क भी चलेगा, उससे आपके फेफड़े में डस्ट नहीं जाएगा, और जब डस्ट नहीं जाएगा तो आपके फेफड़े में सिलिकस नहीं जाएगा, सिलिकस कण नहीं जाएगा, और उससे आपको सिलिकोसिस बीमारी नहीं होगा। और सिगरेट अगर पीते हैं तो उसको छोड़ना की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें बेंजीन पाया जाता है, जिससे आप में कैंसर की प्रतिशतता होने की चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट है 229 नंबर। एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। हमको लगता है कि अभी तक ये वाला क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में ही आता है, ये आउट क्वेश्चन है समझ लीजिए, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी देख लेते हैं। ये सारे भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी हम सबको देखना ही है। तो सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन, याद रखेंगे। हॉर्टिकल्चर होता है पुष्प एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर होता है सजावट के लिए काम में आने वाली पुष्पों का अध्ययन। सजावट के लिए अलग फूल का इस्तेमाल होता है, उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ओलेरीकल्चर होता है सब्जियों के लिए काम में आने वाला पौधे का अध्ययन। पीसी कल्चर होता है मछली पालन, ठीक है। और वीटीकल्चर होता है अंगूर का उत्पादन से संबंधित है अध्ययन, यानी अंगूर से रिलेटेड जो होता है वो वीटीकल्चर होता है। इसके अलावा भी कुछ कल्चर है, आने वाले सेट में हम सब देखेंगे, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपको याद रहना चाहिए, कोई भी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। बीपीएससी आजकल ऐसा क्वेश्चन को छोड़ दी है, लेकिन दरोगा, एसएससी और बिहार पुलिस वाले सब जो भी वनडे एग्जाम देते हैं उन सब के एग्जाम में आने का चांस काफ़ी हद तक हाई रहता है। खास करके ये एपी कल्चर को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और ये रेशम कीट पालन वाला सेरीकल्चर, ये दो तीन याद रखिएगा, बाकी एक बार देख लीजिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के सेट का। 230 नंबर, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होता है? तो वर्मी कंपोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट उर्वरक होता है, खाद होता है। तो केचुए के मल से तैयार खाद को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। कीट संवर्धन, कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ जानते हैं भूमि के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर। तो केचुआ को किसानों का मित्र तथा भूमि का आंत कहा जाता है। केचुआ क्यों उपयोगी है किसानों के लिए? तो मैं आपको समझाता हूँ। मिट्टी को भुरभुरा बनाने में केचुआ का अहम योगदान है। केचुआ क्या करता है, मिट्टी के अंदर ही अपना घर बनाता है, और जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा होता ही है। तो वो घर बनाने से क्या होता है, मिट्टी में छेद हो जाता है, जिससे कि पौधे के जड़ तक ऑक्सीजन आराम से पहुंच जाता है और पौधे अच्छे ढंग से ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक जैव उर्वरक है, ये आप याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन आता है कि किसान का मित्र क्या है, तो केचुआ, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 23। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 24 के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वाला सीरीज आपको पसंद है तो एक लाइक भी कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।